Hello everyone, welcome to Med School Pathology. Today our topic is edema. So the edema concept itself is very important. क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे जैसे इडेमा का क्या है कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंस है. क्लिनिक्स पे तुम लोग जब जाओगे बोलेगे कि पेशेंट का इडेमा चेक करो, कॉजेस ऑफ इडेमा पूछेंगे. हाँ, तो इडेमा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मेडिसिन हो सर्जरी हो सब में ही इडेमा का इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि इडेमा क्या होता है. बेसिकली इडेमा इज नथिंग बट इट्स एबनॉर्मल. हाँ, इट्स एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस, ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस. हो गया. मान लो बॉडी में कहीं किसी भी पार्ट में अगर तुम्हारा फ्लूइड जमा हो गया, फ्लूइड स्टोर हो गया इन एबनॉर्मल हुए या फिर एक्सेसिव हुए, तब उसको हम लोग इडेमा बोलेंगे. ठीक है. सो इडेमा और इफ्यूजन दो अलग वर्ड है. मान लो अगर इफ fluid is accumulated inside a body cavity, then it will be called as effusion, and if accumulation is in the tissues, then it will be called as edema. अभी edema can be local, हाँ, it can be limited to a organ, limited to a tissue, or it could be generalized. Generalized means all over the body. All over the अगर body हुआ तो उसको हम लोग एनासार्का बोलेंगे. हो गया. तो अभी लोकेलाइज्ड इडेमा का कॉजेस अगर पूछे तो मान लो लिम्फ इडेमा आर ऑलवेज लोकेलाइज्ड. अभी लिम्फ इडेमा क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो इसका रीजन एग्जांपल में अगर पूछे तो लिम्फ इडेमा. अभी जनरलाइज्ड इडेमा का अगर रीजन पूछे तो इडेमा ड्यू टू कार्डियक रीजन्स, इडेमा ड्यू टू रीनल कॉजेस या फिर हेपेटिक कॉजेस विल बी लीडिंग टू जनरलाइज्ड इडेमा. इडेमा इन सब के वजह से जो इडेमा होता है उसको वो जनरलाइज्ड होता है, मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. अभी एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उससे तुम लोगों को पूरा इडेमा का पैथोफिजियोलॉजी समझ आ जाएगा. मैकेनिज्म क्या है कि जो मैंने नीचे जो ड्रॉ किया है रेड कलर में पाइप्स टाइप का, दैट इज योर ब्लड वेसल. ठीक है, दैट इज ब्लड वेसल्स. एंड जो ऊपर ग्रीन कलर में मैंने एक नेट टाइप का ड्रॉ किया है, दैट इज लिम्फेटिक चैनल्स. lymphatic channel. Done. अभी क्या होता है कि when passes through this blood vessel ना, there is a pressure, application of pressure in the wall of this blood vessel, and and the blood या फिर the fluid tries to escape out from the blood vessel. हाँ, so there is a pressure, there is a constant application of pressure, right? There is a constant pressure due to which the fluid inside the blood vessel will try to escape out या फिर try to come out from the blood vessel, and that pressure is called capillary hydrostatic pressure. It is termed as capillary hydrostatic pressure. So what does it cause? Tries to come out from the vessel, blood vessel, right? So is due to capillary hydrostatic pressure. ये हो गया. There is another pressure. हाँ, there is another pressure which is acting on the like opposite direction. ठीक है, there is another pressure which is acting on the opposite direction but with the same magnitude. opposite direction होने से ये direction में जाएगा ना. तो अभी ये प्रेशर क्या करता है? दिस प्रेशर इज कॉल्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज जनरेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स. ये क्या करता है? इट विल ट्राई टू पुल इन ऑल द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यू या फिर इनसाइड द इंटरस्टिशियम. मतलब यहाँ वहाँ जो फ्लूइड है ना वो फ्लूइड को ब्लड वेसल के अंदर खींचता है. ये प्रेशर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर. इट इज जनरेटेड, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ट्राइज टू draw fluid into the blood vessel. It tries to ठीक है. प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर will try to pull the blood into the blood vessel, right? And this pressure is generated by what? This pressure is generated by plasma proteins.
created by plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन में भी क्या, chiefly mainly what, albumin protein, right? You have studied about albumin. So albumin will create this plasma oncotic pressure, and plasma oncotic pressure will do what? It will try to pull in all the fluid into the blood vessel. हो गया. अभी ये दो प्रेशर के बारे में हम लोगों ने देख लिया. अभी क्या होता है, ये दोनों प्रेशर सेम अमाउंट का होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, ड्यू टू व्हिच द फ्लूइड which is present in the blood vessel is stays in the blood vessel. ये blood vessel से बाहर नहीं, it cannot comes out from the blood vessel, right? So अगर blood vessel से लीक करके बाहर आ गया तब क्या होता है, edema create होता है. So that means when there is a disbalance between this capillary hydrostatic pressure and this oncotic pressure, then edema will develop. This is the whole concept of edema. ठीक है. When normally क्या होता है, it is in a balance. ठीक है, it is in a balance. But when there is a तो but ये मेन पॉइंट यही है कि when there is a misbalance between hydrostatic pressure, capillary hydrostatic pressure and plasma oncotic pressure, edema develops. नॉर्मली क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक वो रहता है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट व्हेन देयर इज अ मिसबैलेंस तब इडेमा क्रिएट होता है. हो गया. अभी ये दो कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो तुम लोगों को इडेमा का मतलब पैथोफिजियोलॉजी समझ आएगा. सो पैथोफिजियोलॉजी में जो फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज एज वी हैव ऑलरेडी लर्न. मान लो इफ दिस कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तब क्या होगा, जब कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तब मोर फ्लूइड विल ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल ना. क्या होता है, देयर विल बी एक्यूमुलेशन इन द टिश्यू. सो द फर्स्ट पैथोलॉजी विल बी increased hydrostatic pressure, increased capillary hydrostatic pressure. तो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने से तुम्हारा द फ्लूइड कैन एस्केप आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल. अभी ये कब बढ़ता है, व्हेन दिस कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक विल राइज. तो फर्स्ट विल भी मान लो वॉल्यूम ओवरलोड में हो सकता है, सॉल्ट रिटेंशन में, जिसका बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो मेनली होता है ड्यू टू, जैसे मान लो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर मान लो देयर इज ए ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल, तब भी मतलब प्रेशर डेवलप हो जाएगा ना उस ब्लड वेसल में. लाइक इन द ब्लड वेसल, बीवी मतलब ब्लड वेसल, बाय ए ट्यूमर या फिर मान लो फेरिकोसिटिस, राइट. सो बाय ट्यूमर या फिर वेरिकोसिटिस, या फिर पोस्चुरल इडेमा हो सकता है. पोस्चुरल इडेमा मतलब इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब क्या होता है कि इन हिज लेग venous pressure will rise na, then this rise of pressure will lead to edema. So postural edema. So these are the causes of increased capillary hydrostatic pressure. Now the second pathophysiology will be what? Second pathophysiology will be capillary hydrostatic pressure का हम लोगों ने rise देख लिया. अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में राइज हुआ तो क्या होता है देख लिया. अगर मान लो कि प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गया, तब क्या होगा, तब द फ्लूइड, द प्रेशर व्हिच इज ड्रॉइंग द फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू विल डिक्रीज. तब क्या होगा, फ्लूइड विल स्टे इन द इंटरस्टिशियम.
तब इंटरस्टिशियम में अगर फ्लूइड रहे उसी को तो हम लोग इडेमा बोले हैं ना। तो मान लो जब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है, फ्लूइड विल कीप स्टेइंग ऑन द टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियम। सो द सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी विल बी डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। सो अभी प्लाज्मा ऑन्कोटिक सेकेंड पॉइंट, तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कब कब डिक्रीज हो सकता है, व्हेन दिस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो पहला पॉइंट हम लोग इसका रीजंस को ना जैसे सिस्टम वाइज डिवाइड कर सकते हैं, हेपेटिक कॉज, देन आएगा तुम्हारा रीनल कॉज या फिर सम अदर कॉजेस, राइट। सो हेपेटिक कॉजेस में सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से व्हाई सिरोसिस ऑफ लिवर लीड्स टू तुम्हारा डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, बिकॉज सिरोसिस ऑफ लिवर होगा, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तब क्या होता है कि लिवर एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बिकॉज एल्ब्यूमिन इज प्रोड्यूस बाय द लिवर। हाँ, तो लिवर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन, तब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली फॉल ना, बिकॉज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर इज डेवलप्ड बाय एल्ब्यूमिन ओनली। सो लिवर सिरोसिस, लिवर CIRR cirrhosis. So because why liver cirrhosis, because albumin का जो प्रोडक्शन है that will fall down ना। सेकेंड पॉइंट विल बी तुम्हारा मान लो मोर प्लाज्मा प्रोटीन इज लूजिंग, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन इज मतलब एक्सक्रीटिंग थ्रू द यूरिन, इन विच कंडीशन मतलब किडनी तुम्हारा प्लाज्मा प्रोटीन एक्सक्रीट करता है व्हेन देयर इज ए इंजुरी टू द किडनी, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में तुम्हारा एबनॉर्मली प्रोटीन लूज करता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। देन तुम्हारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी होता है, नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक अलग अलग चीज़ है। देन अगेन मान लो प्लाज्मा लूजिंग एंटेरोपैथी, हाँ, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, लूजिंग पैथी। तो एंड द फोर्थ पॉइंट इज माल न्यूट्रिशन, So these are some causes which can lead to decreased plasma oncotic pressure, right? There I have written 5 causes. Then the fifth pathophysiology will be your lymphatic obstruction. Abhi, what happened in lymphatic obstruction I will show you in the diagram only. So there are some fluid in this interstitium. There will be some fluid na. There will be some fluid in this interstitium. This fluid is taken back into this lymphatic channels, right? So this fluid will go into this lymphatic channel. तो अभी वो lymphatic channel यहाँ से fluid collect करके again vein तक transport कर देता है, ठीक है, और vein से again circulation में चला जाता है। तो क्या होता है कि अभी मान लो कि देयर इज ए ऑब्स्ट्रक्शन हियर, देयर इज ए ब्लॉकेज हियर, ब्लॉकेज इन दिस लिम्फेटिक चैनल हियर, इट्स ए ब्लॉक, राइट। अभी अगर ब्लॉकेज हुआ तो तुम्हारा ये जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम का प्रोसेस है वो तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा बाय दिस लिम्फेटिक चैनल, है ना। तब क्या होता है, तब भी इडेमा डेवलप हो सकता है। सो बेसिकली वही बोल रहा हूँ मैं कि व्हेन देयर इज ए ब्लॉकेज इन द ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द लिम्फेटिक चैनल, तभी देयर वुड बी इडेमा। अभी व्हेन देयर इज ए ब्लॉकेज कहाँ हो सकता है, ब्लॉकेज कैन बी ड्यू टू ए ट्यूमर इन द लिम्फेटिक चैनल, ट्यूमर, या फिर इट कैन बी ड्यू टू मान लो फिलारियासिस। फिलारियस पे इसमें पढ़े हो ना, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, लेग स्वेल अप कर जाता है, बिकॉज इसी के कारण होता है, बिकॉज वो इडेमा ही होता है बेसिकली, मतलब लिम्फ नोड का मतलब ब्लॉकेज की वजह से वो इडेमा डेवलप होता है। या फिर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे होगा हाँ, देयर इज ए रिटेंशन
retention of salt and water in the body. Now tell me how retention of salt and water in the body can lead to edema. तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा जैसे when there is salt retention inside the body, when there is salt retention inside the body, उसके बाद है ना, because salt is osmotically active product ना, so it will draw more water, so retention of water will happen. अभी when there is a retention of water, it leads to two consequences. First, retention of water will lead to intravascular fluid overload, right? इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। अभी इससे क्या होता है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, इससे जैसे जब ब्लड वेसल में फ्लूइड बढ़ जाता है तब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा ना, इट विल लीड टू इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लीड टू इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Retention of water will give another consequences, that is dilution of plasma. Dilution of the plasma proteins. Plasma protein dilute कर जाता है तब oncotic pressure will fall down automatically, है ना। Plasma oncotic pressure है that will decrease, fall down. अभी by combining these 2 points, क्या समझ आ रहा है, अभी बाय कॉम्बाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, एक हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरा है कि ऑन्कोटिक प्रेशर विल इज फॉलिंग, तो तब क्या होगा अल्टीमेटली, तब से हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना कि इडेमा में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर फॉल हो जाता है, सो इट विल कलेक्टिवली लीड्स टू इडेमा। सो दिस इज हाउ वाटर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन गिव्स राइज टू इडेमा। सो ये हो गया। अभी एक इडेमा का एक बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब पीटिंग और नॉन पीटिंग इडेमा के ऊपर। तो क्लिनिक्स पे मतलब ऑफन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज अ पीटिंग इडेमा, व्हाट इज नॉन पीटिंग इडेमा। सो है इसमें एक इडेमा ऐसा है, एंड इफ यू आर पुशिंग इट, एंड इफ यू आर लाइक पुशिंग दिस इडेमा, हाँ फॉर लाइक मान लो 30 सेकेंड के लिए ही हम लोग पुश करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, अगर इफ देयर इज ए पीट डेवलप हियर, कांस्टेंट परसिस्टेंट पीट, अगर जब तुम प्रेशर हटा दोगे तब भी अगर ये पीट अगर मेंटेन रहा तब हम लोग उसको पीटिंग इडेमा बोलते हैं। सो अगर डेफिनेशन भी बोलना पड़ेगा, मान लो डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा बट स्टिल अगर तुम लोगों को समझना पड़ेगा तो ऐसे बोलोगे, लिखना पड़ेगा पुट सम प्रेशर over the edema for 30 second and it leaves a persistent depression, ना, तब हम लोग उसको देन इट इज कॉल्ड एज देन इट इज पिटिंग मतलब पिट फॉर्मेशन हो जाता है, डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। नॉन पिटिंग क्या होगा, इसका ऑपोजिट, तुमने प्रेशर अप्लाई किया एंड देयर इज नो प्रेशर, डज नॉट प्रोड्यूस एनी परसिस्टेंट डिप्रेशन, है ना। प्रेशर डज नॉट produce any persistent
persistent depression, तो उसको हम लोग नॉन पिटिंग इडेमा बोलेंगे। अभी पिटिंग और नॉन पिटिंग इडेमा का सम कॉजेस पूछते हैं, हाँ बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, सम कॉजेस ऑफ पिटिंग एंड नॉन पिटिंग इडेमा। पिटिंग इडेमा जैसे हम लोग अभी तक हम लोगों ने जितना सारा इडेमा पढ़ा ना, ऑलमोस्ट सारा ही पिटिंग इडेमा है। जैसे हेपेटिक कॉजेस में लिवर सिरोसिस, सीवियस कार्डियोवास्कुलर कॉजेस में congestive heart failure, renal causes में nephrotic syndrome, उसके बाद मान लो तुम प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड malnutrition, उसके बाद मान लो इडेमा ड्यू टू इन्फ्लामेशन की वजह से इडेमा हो रहा है। इडेमा ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से इडेमा हो रहा है ना, प्रेगनेंसी की वजह से इडेमा हो रहा है। या फिर और एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड क्रोनिक किडनी डिजीज CKD। सो दीज आर सम कॉजेस ऑफ पिटिंग इडेमा, राइट। तुम जितना भी लिखोगे मोस्ट ऑफ द देम आर लाइक पिटिंग इडेमा ओनली। अगर नॉन पिटिंग इडेमा का अगर कॉजेस लिखना पड़ेगा, देयर आर नॉट मेनी कॉजेस ऑफ नॉन पिटिंग इडेमा, मेनली ऑल द लिम्फ इडेमा, हाँ lymph edema. What is lymphedema? Lymphedema is the edema which is caused due to obstruction of lymphatic channel. Those are lymphedema. So lymphedema due to any tumor या फिर मान लो फिलारियासिस ETC के वजह से अगर लिम्फेडेमा हुआ, या फिर सर्जिकली लिम्फ नोड को अगर रिमूव कर दिया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड, राइट, तब भी लिम्फेडेमा डेवलप होते हैं। एंड लिम्फेडेमाज आर कॉमनली नॉन पिटिंग इडेमा। एंड द सेकेंड कॉज विल बी myxedema. Myxedema is produced in hypothyroidism. So myxedema due to hypothyroidism. Myxedema due to hypothyroidism. So these are differences between pitting and non-pitting edema. So basically the whole concept or whole topic of edema ends here.